नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। यह वीडियो बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी का शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। हिंदी के शब्द विचार पर आज हम चर्चा करेंगे। एक वर्णों के समूह को, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। अगर सार्थक वर्णों के समूह को मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसकी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि जो भी हम चर्चा करेंगे वह आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखकर करेंगे, नहीं तो इतना लंबा हो जाएगा चर्चा कि जितना हिंदी का पूरा आपका कोर्स है केवल शब्द विचार उसी पर आधारित है। लेकिन वही चीजें हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा में आ सके, कि इस वीडियो को देखने के बाद यहां से अगर कोई भी पूछता है प्रश्न तो उसको आप बेहिचक हल कर सकें। तो आइए हम देखते हैं। शब्द के प्रकार में देखिए, जो शब्द विचार है यह उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, तमाम जो है प्रकार से है, इसका विस्तृत वर्णन है। लेकिन हम कुछ बिंदुओं पर आपको बताएंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए, शब्द के प्रकार हैं। मोटे तौर पर शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द देखिए, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो धीरे धीरे बातों को आप समझ जाएंगे। इसलिए हम बराबर बीएड और डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा है, इन विद्यार्थियों को मैं बराबर कहता हूं कि आपको बहुत गहराई में नहीं जाना है, लेकिन आपको हर चीज का जो सामान्य अर्थ है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी पूछेगा एक सामान्य तरीके से पूछेगा। इसलिए शुरुआती ज्ञान बहुत जरूरी है। अब सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में जान जाइए। तो अगर कहीं दे दिया कि सार्थक शब्द इसमें क्या, निरर्थक शब्द क्या है, तो इसको समझिए। सार्थक जिसका अर्थ निकले, सार्थक अर्थ के साथ, और निरर्थक का मतलब है कि जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थात इसको आप इस रूप में समझिए कि शब्दकोश के जितने भी शब्द हैं वो सब सार्थक शब्द हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। जैसे पुस्तक, भवन, मोबाइल, साइकिल, कुर्सी, मेज, हाथ, पैर, मस्तक, दुनिया के जितने भी शब्द हैं जो आपके शब्दकोश में मौजूद हैं या समाज में प्रचलित हैं, जिसका कोई न कोई सही अर्थ निकलता हो, वह सार्थक शब्द है। और निरर्थक अर्थ जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक है। एक उदाहरण मैं बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या सार्थक शब्द होता है, क्या निरर्थक शब्द होता है। जैसे लोटा, लोटा सार्थक शब्द है। ओटा, लोग कह देते हैं लोटा ओटा ला, तो इसमें ओटा शब्द कोई नहीं है, शब्द है लोटा। तो ऐसे ही किसी शब्द का सार्थक और निरर्थक अर्थ हम समझ सकते हैं। तो आइए, ये तो एक सामान्य बात थी। अब आइए उत्पत्ति की दृष्टि से, अभी आपको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को चार प्रकार से हम जानते हैं, कहीं कहीं 5 प्रकार भी लिखा है। यहां हम 5 प्रकार दे रहे हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। शब्द विचार का मतलब यह है कि शब्द कैसे आते हैं, कहां कहां से आते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, शब्द की बनावट क्या है। जैसे अभी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया, इसके बाद हम रचना के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। और आधार है, लेकिन अगर रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आप समझ जाएंगे तो इतना आपके लिए काफी है। इतना बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और संकर शब्द को समझना है।
आपके पुस्तक में 4 ही जगह जगह दिया होगा, लेकिन कहीं कहीं 5 भी दिया है। तो जब 5वां हम पढ़ाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी आवश्यकता है भी नहीं भी है। लेकिन अगर परीक्षा में दे दिया तो आप कहेंगे इसको तो पढ़ाया नहीं गया। इसलिए हम सब सामान्य जानकारियों को टच कर रहे हैं, उस बिंदु को छू रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अब यहां देखिए, तत्सम और तद्भव, इस दोनों को एक साथ हम आपको बता रहे हैं, क्या तत्सम है और क्या तद्भव है। अब आप एकदम आराम से समझिए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आसान भाषा में आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या तत्सम शब्द है और क्या तद्भव शब्द है। पहले हम तत्सम शब्द को लेते हैं। यहां देखिए, तत्सम, तत्सम का मतलब उसके समान। उसके समान का मतलब संस्कृत भाषा के शब्द के समान। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक तरीके से मानिए कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आए उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए हैं, तो वह तत्सम शब्द है। एक शब्द में आप कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द आपको संस्कृत में मिलेगा और अग्नि शब्द आपको हिंदी में भी मिलेगा। अग्नि शब्द का अगर ज्यों का त्यों प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं तो वह तत्सम शब्द, जैसे अग्नि जल रही है, ठीक, अग्नि शब्द का प्रयोग हमने कर दिया। अग्नि, उष्ण, यह भी जो है संस्कृत शब्द है, इसका भी प्रयोग होता है। पवन, वायु, ये सब जो है संस्कृत शब्द है, इनका भी प्रयोग जो है हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। जैसे अमृत, इसका भी प्रयोग, या संस्कृत शब्द, इसका भी प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है तो वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। उन्हीं शब्द, अब तद्भव शब्द को लीजिए। तद्भव यानी संस्कृत भाषा से बिगड़कर जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे अग्नि को हमने बताया, अग्नि को तद्भव में आग या अगिया भी कहते हैं। अग्नि से बिगड़ते बिगड़ते आग हो गया, अब आग से बिगड़ते बिगड़ते अगिया हो गया। बहुत लोग अगिया भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, यह तद्भव है। तो हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त हजारों शब्द हैं तत्सम और तद्भव। आप अपनी पुस्तक में वहां से आधार लेकर उसको पढ़ लीजिएगा। और यहां हमने आपको तत्सम और तद्भव बता दिया कि परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो हमारे शब्दों को सुने रहेंगे कि कैसे, कौन से शब्द को तत्सम कहते हैं, कौन से शब्द को तद्भव कहते हैं। तो वहां कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाए जिसमें तत्सम और तद्भव पूछता है और अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह सवाल सही हो सकता है। इसलिए किसी भी शब्द की व्याख्या, उसकी परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ शब्दों को हम लेते हैं, जैसे आम। आम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है आम। तद्भव का मतलब हिंदी शब्द। उष्ट, ऊंट, चतुष्पादिका चौकी, शलाका सलाई, तिक्त तीता, तिक्त लिखने में थोड़ा सा, क्षीर खीर, हरिद्रा हल्दी, घोटक घोड़ा, सपत्नी सौ, अग्नि आग। अब इसके बाद तत्सम तद्भव हमने बता दिया। तीसरे नंबर पर देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, उसको मोटे में आप समझिए देसी शब्द। देसी जो आम बोलचाल की भाषा में वह अपने से शब्दों का निर्माण हो जाता है। आम बोलचाल की भाषा में बोलते बोलते शब्दों का निर्माण लोग कर लेते हैं,
हो जाता है, वह शब्द जो है चलते रहते हैं समाज में, उनको देशज शब्द कहते हैं, जिसको आप देसी शब्द के नाम से जान सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि देशज शब्द कैसे शब्दों को कहते हैं। कुछ देशज शब्दों के भी उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इस प्रकार के शब्द जो है जिनका तत्सम शब्दों से कोई आधार नहीं है, ये अपने आप बन जाते हैं, लोग बना देते हैं, वह देशज शब्द का, जैसे चिड़िया, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, डिबिया, लोटा, पगड़ी, ठेठ, ठुमरी, खखरा, जूता, ऐसे शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद विदेशी शब्द है, चौथे नंबर पर विदेशी शब्द है। अब विदेशी शब्दों में देखिए अरबी भाषा के शब्द है, तुर्की भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। थोड़ा सा यह चलेगा जो है, थोड़ी सी वीडियो यह बड़ी होगी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। जैसे कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं, ऐसे शब्दों को हम यहाँ दे रहे हैं। और इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, आपकी किताबों में जहां जाइएगा वहां देख लीजिएगा, यह शब्द भी मिलेंगे, इसके अतिरिक्त जो शब्द मिलेंगे उसको भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन अगर इतना आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको आंकड़ा मालूम हो जाएगा। जैसे अरबी शब्द, अब देखिए विदेशी शब्द कैसे आए यह भी जान लीजिए। यह भी एक विषय है कि कहेंगे कि विदेशी शब्द कैसे। अब जैसे भारत पर मुगल आए, डच आए, जो है इसके बाद अंग्रेज आए, तमाम विदेशी आए। तो जब वह आए तो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए। जब भाषा भी लेकर आए तो भाषा का आदान प्रदान हुआ, तो उनके शब्द भी यहाँ चलने लगे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लेती है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। अब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषाओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। आज आप जान ही नहीं पाएंगे कि यह भी विदेशी शब्द है। हिंदी में इतना धड़ल्ले के साथ प्रयोग हो रहा है, लेकिन कुछ आपको जानकारी चाहिए कि कौन किस भाषा का शब्द है, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछेगा। अब यहाँ अरबी शब्द देखिए, अमीर, अदावत, अक्ल, आदमी, ईमान, जनाब, जवाब, दफा, दुकान, दुनिया, दौलत, मुहावरा, हुक्म, हवालात, हाकिम, ये शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। अब अरबी भाषा के शब्दों में जैसे मुहावरा है, आप लोकोक्ति और मुहावरा देखते होंगे, वही मुहावरा। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा का मूल अर्थ अभ्यास होता है। जब आपको हम लोकोक्ति और मुहावरा बताएंगे तो वहां हम बताएंगे कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और उस वीडियो को भी देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सी चीजें आपको जब किसी का व्याख्यान सुनेंगे तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, ये तो अरबी शब्द था। इसके बाद तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में कालीन, उर्दू, कुली, कुर्की, चेचा, चमचा, जाजिम, तमगा, तो, बेगन, लाश और आका, ये तुर्की शब्द है, जिसमें प्रमुख है तो, बेगन और तमगा, चेचर। ये परीक्षा में पूछता है। अब उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा का शब्द है। जो उर्दू भाषा है वह भी अपना नहीं है, वह तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को हमने चयन किया है जो परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद हम जो है अरबी के बाद अंग्रेजी शब्द बताएंगे। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में धड़ल्ले के साथ प्रयोग हो रहे हैं। इनकी संख्या बहुतायत रूप में है। यहाँ हम कुछ प्रमुख शब्दों को आपके सामने पेश करेंगे जिसका आप रोजमर्रा करीब करीब रोजे प्रयोग कर रहे हैं। अभी देखिए, छोटा सा बच्चा है, अभी वह बोल नहीं रहा है, पैदा हुआ है, तभी जो है
उसको लोग बताते हैं, बोलो बेटा पापा। तो पापा किस भाषा का शब्द है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मम्मी भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो यह समझिए कि बहुत धड़ल्ले के साथ प्रयोग हो रहा है, इसकी संख्या बहुत है। यहाँ हम कुछ प्रमुख दे रहे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, विदेशी शब्दों की श्रृंखला में अंग्रेजी भाषा के शब्द डॉक्टर, लालटेन, हॉस्पिटल, ऑफिसर, थिएटर, टिकट, कैप्टन, स्लेट, ये सब परीक्षाओं में पूछ चुका है। ऐसे ही शब्दों को दे रहे हैं। वैसे अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द आएगा तो हमको मालूम है कि आप लोग उसको हल कर लेंगे। ठीक, इसके बाद विदेशी शब्दों में फारसी के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी भाषा में जो है आ गए हैं और धड़ल्ले के साथ प्रयोग हो रहे हैं। जैसे फारसी शब्द है आवाज, गवाह, चश्मा, जुलाहा, दवा, सौदागर, जिगर। अब फ्रेंच भाषा के शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे मेयर, पिकनिक, कारतूस, कूपर, मीनू आदि। शब्द बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख शब्दों को आपके सामने बता रहे हैं। इसके बाद संकर शब्द। अब देखिए, हमने यहाँ उत्पत्ति के दूसरे शब्दों का वर्गीकरण जब किया था तो तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों को हमने जो है आपको बताया था। चौथे नंबर पर विदेशी शब्द था। इसके बाद जो है पांचवें नंबर पर जो है संकर शब्द है। कहीं कहीं चार ही पर खत्म कर देता है, लेकिन आपको इसको भी समझना जरूरी है। संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी भाषा में दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह संकर शब्द। शब्द निर्माण की ही तो प्रक्रिया हम बता रहे हैं। अब यहाँ संकर शब्द का मतलब दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नए शब्द का जब निर्माण करते हैं तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं, वही उसी उदाहरण को बता रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछ चुका है। इसके अलावा अगर अन्य शब्द आते हैं तो आप व्याख्या अगर जानते रहेंगे तो यह समझ जाइए कि कोई भी शब्द आएगा आप उसको आसानी के साथ हल कर लेंगे। अब जैसे छायादार शब्द है, छायादार। अब यहाँ आप देखिए, छाया जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और दार जो है फारसी भाषा का शब्द है, तो दो शब्द मिल गया, छायादार। अब छायादार का क्या अर्थ है आप जान ही रहे हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही चर्चित शब्द है जो हर बच्चा से लेकर बूढ़े तक सबके जबान पर रहता है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में भी देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। हमने बताया ना, दो भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। अब सील बंद, सील जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बंद फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए सील बंद प्रयोग होता है। कानून की भाषा में सील बंद लिफाफा पेश हुआ। तो इस प्रकार जो है उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 जाना, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसके बाद हम रचना या बनावट के आधार पर जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द और संकर शब्दों को पढ़ा। अब हम यहाँ रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण को जानेंगे। रचना अथवा बनावट के अनुसार 3 प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और परीक्षा में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द से अवश्य एक न एक प्रश्न पूछ देता है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। इसको समझने की चीज है, अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अब हम यहाँ रूढ़ शब्द को देखते हैं। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, अर्थात जिन शब्दों के जो खंड है
और उसको अलग करने पर वह सार्थक न हो, अर्थात वो निरर्थक हो जाए, ऐसे रूढ़ शब्द होते हैं। अब जैसे मान लीजिए राम एक शब्द है, रा अलग कर दे, म अलग कर दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार जो है ना अलग कर दे, क अलग कर दे तो इसका दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन नाक, कान, पीला, झट ऐसे शब्द बहुत लंबे नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं। यह किसी एक संकेत के लिए रूढ़ हो गए हैं। जैसे नाक अब एक संकेत है जिससे आप हवा लेते हैं, ऐसे मनुष्य के मतलब है कि अंग को नाक कहते हैं। कान है जिससे आप सुनते हैं। एक चीज रूढ़ हो गया है कि यह शब्द उसी के अर्थ में प्रयोग होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। नाक, कान, पीला, झट इत्यादि बहुत से शब्द हैं। रूढ़ शब्द को आप जान रहे होंगे। इसके बाद यौगिक शब्द है। जिन शब्दों के दोनों खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दोनों खंड सार्थक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लीजिए विद्यालय, विद्या और आलय दो अलग अलग हैं। अगर इसको हमने जोड़ दिया तो हो गया विद्यालय। अब विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर। जहां विद्या का घर हो वह हो गया विद्यालय। तो इसके जो दोनों खंड रहेंगे वह सार्थक शब्द रहेंगे। यह समझ जाइए। अगर जहां दोनों खंड सार्थक अर्थ देते हो वह यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, घुड़सवार, आग बबूला, पीलापन आदि बहुत से शब्द हैं। यहां हम दो चार शब्दों को जो है बता रहे हैं आपके समूह जो है। अब यहां देखिए, अब इसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसको भी आपको ध्यान में देना। ये यौगिक और योग रूढ़, यही विद्यार्थी जो भ्रम में हो जाते हैं कि कौन यौगिक है कौन योग रूढ़ है। अब देखिए, यौगिक आप समझ गए, रूढ़ शब्द समझ गए। योग रूढ़ यानी दो रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया गया। योग रूढ़, योग माने जोड़ होता है। अब यह जो सामान्य अर्थ को छोड़कर जो योग रूढ़ शब्द है वह सामान्य अर्थ जो उसका है उसको छोड़ देंगे। एक विशेष अर्थ को वह ग्रहण करते हैं। किसी विशेष के लिए ही उनका प्रयोग होता है, दूसरे के लिए उनका प्रयोग नहीं होता। जब उसके दोनों अर्थ देखिए, योग रूढ़ इसका भी जो दोनों शब्द है वो सार्थक होंगे, लेकिन यह परंपरा से किसी विशेष के लिए वह जो है योग रूढ़ हो जाएंगे। उन्हीं का अर्थ क्यों ग्रहण करेंगे, दूसरे का अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। आइए हम उदाहरण द्वारा इसको समझाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर माने लंबा उदर। ये समझिए कि दोनों सार्थक हैं, लेकिन लंबा उदर माने पेट, लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन यह गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए योग रूढ़ शब्द है। जैसे चक्रपाण, चक्र को धारण किए हुए। अब जैसे पंकज एक शब्द है। पंकज, पंक माने होता है कीचड़ और ज माने उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में उत्पन्न बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन पंकज कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। पंकज माने हम कमल ही कहेंगे, जबकि पंकज के दोनों शब्द को अगर अलग कर दिया जाए, पंक और ज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम पंकज माने कमल का ही अर्थ लेंगे। यह रूढ़ हो गया है, इसलिए योग रूढ़ शब्द है पंकज। अब रूढ़ और योग रूढ़ में समझ जाइए कि योग रूढ़ में जो है एक ही शब्द रहेगा, और इसमें जो है योग रूढ़ में दो अलग अलग शब्द और दोनों सार्थक होते हैं, लेकिन वह किसी विशेष अर्थ में परंपरा से ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसा हमने बताया लंबोदर, चक्रपाणी और पंकज। तो आपने जो है शब्द विचार में आज हमने
तत्सम से लेकर योग रूढ़ शब्दों तक की जानकारी दिया। अगर इतने शब्दों की जानकारी आप ग्रहण कर लेंगे तो यह समझिए बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो है, इस प्रवेश परीक्षा में आप जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई और ज्ञान की जरूरत है, आप कहना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अथवा YouTube चैनल पर जो है हमने कांटेक्ट नंबर दिया है, आप फोन भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो है मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।